सही है बेटे। यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारा पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 8 जो है वो हो गया था। अब उसके बाद से करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, टेस्ट क्रॉस। टॉपिक का नाम है बेटे टेस्ट क्रॉस टॉपिक का नाम है। जैसा नाम है वैसा काम होगा। टेस्ट क्रॉस के मायने क्या है? यानी कि किसी क्रॉस को टेस्ट करना, टू नो। इसमें करते क्या है, जानते हैं। टू नो द जीनोटाइप ऑफ phenotypical dominant parent when it is crossed with homozygous recessive individual। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप का मतलब कि वो होमोजाइगस होंगे या हेटेरोजाइगस होंगे। जीनोटाइप का मतलब कि या वो होमोजाइगस होंगे या हेटेरोजाइगस होंगे। कौन कौन होमोजाइगस होगा, कौन हेटेरोजाइगस होगा? वो पेरेंट जो डोमिनेंट पेरेंट है। दो लोगों का क्रॉस करवाएंगे हम। एक के बारे में हमें मालूम है कि वो होमोजाइगस रिसेसिव है, दूसरे के बारे में इतना मालूम है कि वो डोमिनेंट है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो इस चीज के बारे में जानने को कि जो दूसरा पेरेंट है कि वो होमो है या हेटेरो है, इस तरह के क्रॉसेस को हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। दोबारा से एक दफा बेटे, मैंने कहा दो लोग हैं, इनका क्रॉस करवाना है। क्रॉस मतलब इनकी फर्टिलाइजेशन करानी है। एक जो है उसके बारे में मालूम है कि वो होमोजाइगस है और रिसेसिव है। होमोजाइगस है मतलब उसमें सेम जीन्स हैं। रिसेसिव है मतलब उसके करेक्टर्स अपेयर नहीं होते जब तक दो जीन्स ना हो। तो एक के बारे में मालूम है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। दूसरा जो इंडिविजुअल है उसके बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि वो डोमिनेंट है। ये नहीं मालूम कि उसका जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप मतलब कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, मतलब उसमें जो दो जीन्स हैं डोमिनेंसी के, वो दोनों सेम जीन्स हैं या अलग अलग हैं। सेम होते हैं तो हम होमोजाइगस कहते हैं, अलग अलग होते हैं तो हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। तो दूसरे पेरेंट के बारे में नहीं मालूम, ये मालूम है कि वो डोमिनेंट है, लेकिन ये नहीं मालूम कि उसमें जो करेक्टर हैं वो, उसमें जो जीन्स हैं वो दोनों सेम है या डिफरेंट है। सेम मतलब होमोजाइगस है, डिफरेंट मतलब हेटेरोजाइगस है। बात समझ में आई? तो अब दो तरह के केस हो सकते हैं। हो सकता है इसमें। एक केस नंबर 1 जो है, अगर डोमिनेंट पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है। अगर डोमिनेंट पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है, भाई दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो डोमिनेंट पेरेंट होमोजाइगस होगा उसमें सेम जीन्स होंगे, या डोमिनेंट पेरेंट हेटेरोजाइगस होगा उसमें दो जीन्स होंगे लेकिन दोनों जीन्स एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो जो पहला केस है, केस नंबर 1, अगर जो पेरेंट है वो होमोजाइगस है
तो उसका क्रॉस बनाए, टॉल है और होमोजाइगस है तो सेम जीन्स होंगे, और जो रिसेसिव पेरेंट है वो तो होता ही होमो है। हर एक अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है एक जीन को। तो यहां देखो मैंने दो दो अल्फाबेट लिखे हैं, इसका मतलब है दो जीन्स हो गए। ये करेक्टर बना रहे हैं टॉल, और ये कैसा है, होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों टी कैसे लिखे हैं, कैपिटल में लिखे हैं। अब इनके लिए एक बॉक्स बनाएंगे आप इस तरह से, ये वाला कैपिटल टी यहां लिखा, ये वाला कैपिटल टी यहां लिखा, ये वाला स्मॉल टी यहां लिखा, ये वाला स्मॉल टी यहां लिखा। ये इसके साथ कंबाइन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कंबाइन होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए। सारे ऑफस्प्रिंग्स में देखो, अगर तुम तो कैपिटल टी आ रहा है, और अगर कैपिटल टी आ रहा है तो कैपिटल टी इसका मतलब ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो ये सारे के सारे बच्चे कैसे होंगे, 100% टॉल। सारे बच्चे टॉल पैदा हुए। तो अगर किसी क्रॉस में जितनी औलादें पैदा हों वो सारी की सारी औलादें कैसी हों, टॉल हों या डोमिनेंट कैरेक्टर रखती हों, तो इसका मतलब है कि जो उनका डोमिनेटिंग पेरेंट है वो कैसा होगा, हमेशा होमोजाइगस होगा। अगर जो औलादें पैदा हो रही हैं चारों औलादें डोमिनेटिंग कैरेक्टर कंटेन करें, इसका मतलब है जो डोमिनेटिंग पेरेंट है उसके अंदर जीन्स हमेशा कैसे होंगे, दोनों सेम जीन्स होंगे, यानी कि वो क्या होगा, हमेशा होमोजाइगस होगा। जो उनका उनका जो डोमिनेटिंग पेरेंट है वो हमेशा क्या होगा, होमोजाइगस होगा। अगर जो होने वाली औलादें हैं वो सबके सब डोमिनेटिंग कैरेक्टर कंटेन कर रही हैं, इस तरह की हैं जैसे मैंने बनाई। इसके अलावा केस नंबर 2, अगर तो डोमिनेटिंग पेरेंट हेटेरोजाइगस है, अगर तो डोमिनेटिंग पेरेंट हेटेरोजाइगस है तो उसका क्रॉस कैसे बनेगा, टॉल और शॉर्ट। टॉल के लिए हेटेरोजाइगस है तो अलग अलग अल्फाबेट लेंगे, एक कैपिटल और एक स्मॉल, और शॉर्ट तो होते ही सारे होमोजाइगस हैं, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर तो हमें मालूम है कि वो होमोजाइगस ही है। अब इसके लिए भी इस तरह का डिब्बा बनाएंगे, एक जगह लिखा कैपिटल टी, एक जगह लिखा स्मॉल टी, ये स्मॉल टी यहां लिखा, ये स्मॉल टी यहां लिखा। इसको इसके साथ कंबाइन किया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर यहाँ देखो ये 4 ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, इसमें 50% जो है ये दोनों कैसे हैं, टॉल हैं, और 50% ये दोनों कैसे हैं, शॉर्ट हैं। आधे टॉल हैं आधे शॉर्ट हैं, और टॉल इस वजह से क्योंकि इनमें कैपिटल अल्फाबेट आ रहा है, और कैपिटल अल्फाबेट किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, टॉल। तो 50% मतलब दो जो है 4 में से वो टॉल है, 50% दो में से वो क्या है, शॉर्ट है। तो अगर औलादें इस तरह की हैं जैसे मैंने बनाई, आधी टॉल आधी शॉर्ट, इसका मतलब है कि जो उनका डोमिनेटिंग पेरेंट है ये वाला, जिसके बारे में नहीं मालूम था हमें कि ये होमो है या हेटीरो है, तो इसका मतलब है वो क्या होगा, वो हमेशा हेटीरोजाइगस होगा। अगर उनकी होने वाली औलादें 50% टॉल हो और 50% शॉर्ट हो, तो ये वाला जो पेरेंट है, डोमिनेटिंग पेरेंट है, वो हमेशा क्या होगा, हेटीरोजाइगस होगा, मतलब उसमें अलग अलग जीन्स होंगे। और अगर होने वाली सारी औलादें टॉल हो या उनमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो, तो इसका मतलब है कि ये जो डोमिनेटिंग पेरेंट है ये हमेशा कैसा होगा, होमोजाइगस होगा, इनमें सेम जीन्स होंगे। इस तरह से जानने को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इम्तिहान में सवाल आता है टेस्ट क्रॉस के बारे में लिखो, तो ये लिखना पड़ेगा पहले आपको कि एक ऐसा मेथड जिसके जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो दो माँ बाप हैं, एक जो पेरेंट है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब उसमें रिसेसिव कैरेक्टर है और जीन सेम है, दूसरा पेरेंट डोमिनेटिंग है
लेकिन उसका जीनोटाइप नहीं मालूम, यानी कि उसके बारे में ये नहीं मालूम कि उसमें 2 जीन सेम है या अलग है। इस तरह से जानने को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। और फिर आपको ये 2 क्रॉस बनाने पड़ेंगे जो मैंने बनाए यहाँ पर, इसी तरह से जैसे मैंने बनाए हैं। बस एक क्वेश्चन मार्क का निशान मत डाल देना, ये तो समझाने के लिए लिख दिया है मैंने। सही है बेटे, बात समझ में आ गई? ये लिख लिया है सब? देखो मेरे साथ साथ लिखा करो सब, मेरे साथ ना सब लिखा करो, प्रैक्टिस करोगे अगर साथ साथ तो बेटे तुम्हें समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, आराम से बैठे रहोगे या लेटे रहोगे, तो ये बातें कैसे समझ में आएंगी? बेटे मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आप कुछ टाइप करें, कुछ सवाल पूछना है। यही बात मैंने आपसे कहा था ना, ये सवाल समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। सही है, ये एक टॉपिक हो गया टेस्ट क्रॉस। बेटे रिपीट क्या करूं, क्या चीज रिपीट करूं बताओ, क्या रिपीट करना है इसमें? मैंने कहा, चलो अच्छी ये वाली बात बता दें। मैंने कहा कि टेस्ट क्रॉस में करते क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानने की कोशिश करते हैं? हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2 जानदार हैं हमारे पास। एक जानदार जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब उसमें 2 जीन्स सेम है और रिसेसिव है। दूसरा जानदार जो है वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर कंटेन करता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि उसका जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप क्या है मतलब कि उसमें जो जीन्स है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो अगर होमोजाइगस हैं उसके जीन्स, तो दोनों अल्फाबेट आप सेम लेते हैं। और अगर हेटेरोजाइगस है उसमें डोमिनेटिंग पेरेंट में जीन, तो हम क्या लेते हैं, दोनों जीन्स अलग अलग लेते हैं। तो जब इनका क्रॉस करवाते हैं हम, इनकी जो औलादें पैदा होती हैं, अगर जितनी औलादें पैदा हो रही हैं वो सारी की सारी टॉल पैदा हो रही हैं, यानी कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर रख रही हैं अपने पास। इसका मतलब है कि उनका पेरेंट कौन होगा, होमोजाइगस होगा। और अगर जितनी औलादें पैदा हो रही हैं उनमें आधे टॉल हों और आधे शॉर्ट हों, मतलब आधे डोमिनेटिंग कैरेक्टर रखते हों और आधे रिसेसिव कैरेक्टर रखते हों, तो इसका मतलब है कि उनका जो डोमिनेटिंग पेरेंट है वो कौन होगा, हेटेरोजाइगस होगा। तो ये चीज हमें कब पता चलेगी, जब हम औलादों को देखेंगे। सही है उम्मुल वरा? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जो वर्ड है डोमिनेंस, इसके मायने क्या होते हैं, ये बात मैं इस चैप्टर में कोई 8वीं 10वीं दफा बता रहा हूं। वो तमाम करेक्टर डोमिनेंट करेक्टर्स कहलाते हैं जिनको अपेयर होने के लिए एक जीन काफी है। अगर एक जीन है किसी जानदार में और उसकी वजह से कोई करेक्टर डेवलप हो रहा है, ऐसे करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट। पहली बात। दूसरी चीज ये कि डोमिनेंट करेक्टर्स वो तमाम करेक्टर्स होते हैं जो रिसेसिव करेक्टर को डेवलप नहीं होने देते। ये वाली बात समझ में आई है ना सबके? सही है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है फिर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसे क्रॉसेस को कहते हैं। अच्छा, क्रॉस के मायने होते हैं कि दो जानदारों की फर्टिलाइजेशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसे क्रॉस को कहते हैं जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट है, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसेसिव है। होना क्या चाहिए कि इनकी जितनी औलादें पैदा हों वो अपने डोमिनेंट पेरेंट पे जाने चाहिए, ज्यादातर ऐसा ही होना चाहिए ना। लेकिन इनके क्रॉस में ऐसा होता नहीं है। मेजॉरिटी जो है बच्चों की इनके वो करेक्टर डेवलप कराती हैं जो किसी भी पेरेंट के पास नहीं होता। इनके बच्चों में वो करेक्टर डेवलप होते हैं जो इनके किसी भी पेरेंट के पास नहीं है। इसका मतलब कि जो डोमिनेंट जीन है वो सही मायनों में डोमिनेंट नहीं है, वरना अगर वो डोमिनेंट होता सही तरीके से तो क्या होना चाहिए था, उसके करेक्टर डेवलप होने चाहिए थे। वो इंडिविजुअल ज्यादा होना चाहिए था जिसके पास जो डोमिनेंट करेक्टर है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बिलफर्ज अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो उसका क्रॉस है जो हमें बनाना है। एक प्लांट है, इसका नाम है स्नैप ड्रैगन। एक प्लांट है, इसका नाम है स्नैप, SNAP, स्नैप ड्रैगन। इसका क्रॉस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्नैप ड्रैगन को बायोलॉजी में कहते हैं एंटायर हीनम। एंटायर हीनम। बायोलॉजी में इसको कहते हैं एंटायर हीनम। ये एक पौधे का नाम है स्नैप ड्रैगन। इसमें दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक रेड फ्लावर होता है और एक वाइट फ्लावर होता है यूजुअली। इन प्लांट्स में रेड फ्लावर है और वाइट फ्लावर है। इन दोनों फ्लावर्स में से डोमिनेटिंग फ्लावर कौन सा है? अच्छा, जो भी चीज पहले लिखते हैं ना वो डोमिनेटिंग करेक्टर होता है, और जो बाद में लिखते हैं ना मल्टीप्लाई के निशान के बाद, वो रिसेसिव करेक्टर होता है। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब मैंने यहां पे ये दो कैपिटल C लिखे। रेड के लिए C के ऊपर क्या लिखा? कैपिटल R, कैपिटल R। व्हाइट के लिए C के ऊपर क्या लिखा? W और W। इस तरह से। ये क्या है? ये पेरेंट है, P1 पेरेंट है। अब जो इनकी औलादें पैदा होंगी, फर्स्ट जनरेशन जो पैदा होगी, उसको हम क्या कहते हैं? F1। F1 से मुराद है फर्स्ट फिलाइल जनरेशन।
मतलब पहली नस्ल जो पैदा होगी इनकी। अब ये बिलफर्स यहां से एक जीन आ रहा है कैपिटल आर के साथ, दूसरा यहां से आ रहा है कैपिटल सी के साथ और डब्ल्यू के साथ। तो ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ ये F1 है। इस जैसा एक और भी तो होगा, क्योंकि मैंने तो अभी ये वाला और ये वाला जीन्स को कंबाइन करवाया है। ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर वाले हैं ये भी तो कंबाइन होंगे आपस में। तो इस जैसा एक और इंडिविजुअल पैदा होगा जिसमें R और W होगा। एक पेरेंट से एक जीन आ रहा है, दूसरे पेरेंट से दूसरा जीन आ रहा है। ये जो दो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए फर्स्ट जनरेशन में, इनमें दोनों जीन्स हैं अपने दोनों पेरेंट्स के। इससे डोमिनेंट जीन है, इससे इसमें रिसेसिव जीन है। होना क्या चाहिए कि जब डोमिनेंट जीन आ गया तो इन दोनों का कलर क्या होना चाहिए, बताओ बेटे। रेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इनका कलर क्या होता है, पिंक। इन फ्लावर्स का कलर क्या होता है, पिंक। इन फ्लावर्स का कलर क्या होता है, पिंक। इसका मतलब है कि जो डोमिनेंट जीन है वो सही मायनों में डोमिनेंट है ही नहीं। अगर वो डोमिनेंट होता तो रेड कलर डेवलप होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि कौन सा करेक्टर डेवलप हुआ, ऐसा करेक्टर डेवलप हुआ जो पेरेंट में से किसी के पास है ही नहीं। तो ऐसे क्रॉसेस को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्रॉस। अब ये तो F1 है, फर्स्ट जनरेशन है। इसको सेकंड जनरेशन तक लेके जाएं अगर, ये CR यहां लिखा, ये CW यहां लिखा, ये CR यहां लिखा, ये CW यहां लिखा। इसको इसके साथ कंबाइन किया, इसको इसके साथ कंबाइन किया, इसको इसके साथ कंबाइन किया, इसको इसके साथ कंबाइन किया। ये चार ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए इनके। ये चार ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए F2 जनरेशन, मतलब सेकंड जनरेशन में। जिसमें दोनों आर हैं, इसका इन फ्लावर, ये फ्लावर कौन से कलर के हैं, रेड फ्लावर है। जिनमें दोनों डब्ल्यू हैं, ये फ्लावर कौन से कलर के हैं, व्हाइट फ्लावर्स। लेकिन जो बीच वाले हैं जिनके पास दोनों जीन्स हैं, आर और डब्ल्यू, उनमें कैसा करेक्टर डेवलप हो रहा है, वो दोनों अपने पेरेंट पे जा ही नहीं रहे। उनमें जो डोमिनेटिंग करेक्टर है वो डेवलप ही नहीं हो रहा, बल्कि इनका कलर क्या है, पिंक। जिनमें दोनों जीन्स हैं उनमें इंटरमिक्स करेक्टर डेवलप हो रहा है, दोनों का करेक्टर डेवलप हो ही नहीं रहा, एक थर्ड करेक्टर डेवलप हो रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं, पिंक। तो अगर आप रेशो निकालें इसका, तो इसका रेशो क्या आ रहा है, एक रेड है, दो पिंक है और एक व्हाइट है। यानी कि रेशो क्या आ रहा है, 1:2:1। तो अगर रेशो ये आए 1:2:1 और ज्यादा तादाद उन इंडिविजुअल्स की हो, ऐसे करेक्टर रखते हो जो पेरेंट के पास हो ही नहीं, तो ऐसे क्रॉसेस को हम क्या कहते हैं, ये कैसे क्रॉसेस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्रॉस हैं। इसका मतलब इनका पेरेंट, जो डोमिनेटिंग पेरेंट है, वो सही मायनों में डोमिनेटिंग नहीं है। ऐसे क्रॉसेस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्रॉस कहते हैं। बात समझ में आ गई।
बेटे क्वेश्चन में यही लिखना है जो क्रॉस में बनाया है, जो चीज बनाई है वो बात आपको अपने अल्फाज में लिखनी है। जैसे बिलफर्स आप ये बात लिखेंगे ना, जो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक ऐसे क्रॉस जिसमें कोई भी पेरेंट सही मायनों में कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है दूसरे पेरेंट को लेकर, एक बात तो ये लिखनी है। दूसरी बात, फिर इस क्रॉस में जो चीज हो रही है वो चीज अपने अल्फाज में लिखनी है। क्या लिखेंगे? जैसे कि इन दीज टाइप ऑफ क्रॉसेस टू इंडिविजुअल्स आर क्रॉस्ड और फर्टिलाइज्ड, one parent has a dominating character which is red flower is crossed with another parent which has a recessive character white flower. The F1 generation which is obtained has developed a character pink. This character is not present in either of a parent. Then we cross the same pink flowered plant to obtain F2 generation. In F2 generation, the first child contain red flower, the two childs contain pink flower, and the fourth child contain white flower. The genotype will be 1:2, 2:1. It means that majority of the individuals have those characters which neither of the parent contain. ये जो बात मैंने बोली ये इस क्रॉस को देखते हुए बोली, तो जो क्रॉस में हो रहा है वही बात अपने अल्फाज में लिखनी है और ये क्रॉस बनाना है। देखो बेटे, क्रॉस बनाना सीखो, क्रॉस बनाना आ गया तो उसी को देख के लिखना है तुम्हें, रटने की जरूरत नहीं है। कब तक तोते बने रहोगे? अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया, इंसान बने, सही है, रटने की जरूरत नहीं है। तो ये एक टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोडोमिनेंस। नेक्स्ट टॉपिक है कोडोमिनेंस। को के मायने क्या होते हैं? है बेटे, आप लोगों से पूछ रहा हूं को के मायने क्या होते हैं? मिक्स, सही है। बोथ, दोनों, हाँ। और डोमिनेंट मैं बार बार बता रहा हूं, ऐसे तमाम कैरेक्टर्स होते हैं कि जो किसी भी नस्ल में तादाद में ज्यादा हो, वो तमाम कैरेक्टर जिनको अपेयर होने के लिए एक भी जीन है अगर, तो वो कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट। बिल्फर्स दो लोग हैं और उन दोनों के पास डोमिनेंट कैरेक्टर है। दो लोग हैं, उनका क्रॉस हो रहा है और उन दोनों के पास डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, दोनों के पास। तो अब इनकी जो औलादें पैदा होंगी उनके पास जो कैरेक्टर आएगा वो दोनों को आएगा, क्योंकि इनके दोनों पेरेंट डोमिनेंट है।
ऐसी ऐसे क्रॉसेस को या ऐसी औलादों को जो F2 जनरेशन में पैदा हो, मतलब सेकंड जनरेशन में जो पैदा हो, उनको हम कहते हैं ये को डोमिनेंस है। अब यहां पर भी एक क्रॉस है, रेड बुल का व्हाइट काउ के साथ, रेड बुल का व्हाइट काउ के साथ क्रॉस है। रेड है अगर, तो उसका अंडरस्क्रिप्ट क्या लिखा है 1, और अगर व्हाइट है तो उसके अंडरस्क्रिप्ट क्या लिखा है 2। रेड भी डोमिनेंट कैरेक्टर है बुल में, और काउ में व्हाइट डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो व्हाइट के लिए आर के नीचे 2 है और रेड के लिए आर के नीचे 1 है। आर रिप्रेजेंट अ क्रोमोसोम एंड 1 और 2 दीज नंबर्स रिप्रेजेंट जीन्स which will develop characters। ये पेरेंट है, मतलब P1। इनके जो बच्चे पैदा होंगे, इनकी जो औलादें होंगी, इनकी औलादों को कहेंगे हम F1, फर्स्ट जनरेशन। अब यहां से सेम उसी तरह से एक जीन आया, यहां से भी एक जीन आया, इसी तरह से दूसरा जो बचा वो आया, इसके साथ कंबाइन हुआ, तो 2 औलादें पैदा हुई। अब इन्हीं को आगे क्रॉस करवाया सेकेंड जनरेशन में, तो इसी तरह का एक बॉक्स बनाएंगे, इसको कहते हैं पनेट स्क्वायर। F2 जनरेशन आएगी, ये R1 यहां लिखा, ये R2 यहां लिखा, ये R1 यहां लिखा है, ये R2 यहां लिखा, ये इसके साथ कंबाइन हुआ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ कंबाइन होगा, और ये इसके साथ होगा। इनके 4 ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए सेकेंड जनरेशन में। जिनमें दोनों 1 लिखे हुए हैं क्रोमोसोम्स के नीचे, वो जो काफ पैदा होगा, काफ हम कैटल के बच्चे को कहते हैं, ये इसका कलर कैसा होगा, रेड। जिनमें दोनों के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका कलर कैसा होगा काफ का, वाइट। और जिनमें 1 और 2 दोनों हैं, हमें मालूम है 1 रिप्रेजेंट रेड एंड 2 रिप्रेजेंट व्हाइट एंड बोथ दीज कैरेक्टर आर डोमिनेंट। तो इनका जो कलर डेवलप होगा इन दोनों का, इन 2 औलादों का, वो रोन कलर डेवलप होगा, ROAN, रोन कलर डेवलप होगा इन दोनों औलादों का। रोन क्या चीज होती है, ROAN, रोन। रोन एक ही वक्त में जब रेड और व्हाइट दोनों कलर अपेयर हो रहे हो, तो उसको कहते हैं हम रोन। ये जो काफ है, ये जो इनकी औलाद है, कैटल है, जब आप इसके बालों पे हाथ फेरेंगे तो उसमें एक बाल या हेयर जो है वो रेड कलर का होगा, दूसरा उसके बिल्कुल बराबर व्हाइट होगा, फिर एक रेड होगा, फिर एक व्हाइट, फिर एक रेड, फिर एक व्हाइट। तो जितने भी बाल हैं इसकी बॉडी पे, वो आधे जो होंगे वो रेड होंगे, यानी कि एक पेरेंट पे चले गए, और आधे जो है इसकी बॉडी में वो कैसे होंगे, व्हाइट होंगे, यानी कि इसका मतलब है दूसरे पेरेंट पे चले गए। तो दोनों पेरेंट के कैरेक्टर एक साथ बैक वक्त अपेयर हो गए। ऐसे क्रॉसेस को हम कहते हैं कोडोमिनेंस के क्रॉस। और इनकी सेकंड जनरेशन में देखो तो वही जीनोटाइप आया है, वही रेशो आया है जो रेशो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आया था, 1:2:1। एक रेड है, 2 रोन है, और एक वाइट है। और ये जो रेड, रोन, वाइट, ये सब जो लिखा हुआ है, ये कहलाता है फिनोटाइप।
फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, या इस तरह से ये जो फिजिकली अपेयर हैं जीन्स इस तरह से, या ये जीन्स की जो तादाद लिखी हुई है इस तरह से, ये फिनोटाइप कहलाता है। सही है बेटे, क्लियर हो गई ये बात? इसमें कोई सवाल है? सही है। इसके बाद एक और चीज है इस चैप्टर में, हमें मालूम है कि ह्यूमंस के पास, इंसानों के पास हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। इन 46 क्रोमोसोम्स में से 44 क्रोमोसोम जो हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम, और जो 2 क्रोमोसोम हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्या कराते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट। सेक्स क्रोमोसोम क्या डेवलप कराते हैं? जेंडर। 2 तरह के जेंडर्स हैं इंसानों में, मेल और फीमेल। मेल के अंदर जो ये आखिर के 2 क्रोमोसोम हैं हर सेल में, इनकी शेप कैसी होती है? एक्स और वाई। और फीमेल में ये जो आखिर के 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं इनकी शेप कैसी होती है? एक्स और एक्स। मेल में ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग शेप के हैं, फीमेल में ये दोनों क्रोमोसोम सेम शेप के हैं इंसानों में। तो अगर डिफरेंट शेप हो तो उसको कहते हैं हेटीरो गैमेटिक या हेटीरोजाइगस, और अगर सेम हो तो उसको कहते हैं होमोगैमेटिक या होमोजाइगस। तो इन ह्यूमंस फीमेल्स आर होमोजाइगस एंड मेल्स आर हेटीरोजाइगस। तो इंसानों में जो डिटर्मिनेशन हो रहा है जेंडर का, इंसानों में जो डिटर्मिनेशन हो रहा है जेंडर का, वो किसकी बेस पे हो रहा है? आखिर के 2 क्रोमोसोम की बेस पे हो रहा है। अगर आखिर के 2 क्रोमोसोम एक्स और वाई हैं तो मेल, और अगर आखिर के 2 क्रोमोसोम सेल के, हर सेल के आखिर के 2 क्रोमोसोम एक्स और एक्स हैं तो फीमेल। इंसानों में तो ऐसे है डिटर्मिनेशन जेंडर का। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है उसको कहते हैं हम ग्रास हॉपर। एक ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं ग्रास हॉपर।
उसमें शेप ऑफ क्रोमोसोम की बेस पे डिटर्मिनेशन नहीं है। ग्रास हॉपर को बायोलॉजी में कहते हैं ऑर्थोटेरा। ऑर्थोटेरा, ग्रास हॉपर को बायोलॉजी में कहते हैं ऑर्थोटेरा। ग्रास हॉपर में क्या होता है कि जो मेल होते हैं और फीमेल होती हैं, मेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 23, और फीमेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं 24। यानी कि ग्रास हॉपर में मेल में क्रोमोसोम कम होता है, फीमेल में क्रोमोसोम ज्यादा होता है। तो बिलफर्स ग्रास हॉपर में जो मेल है उसने बनाए गैमेट्स। तो जब कभी गैमेट्स बनते हैं तो डिवीजन होती है क्रोमोसोम्स की, आधे आधे हो जाते हैं। बिलफर्स एक स्पर्म बना मेल में, उसमें 12 गए और दूसरे में कितने गए 11, तभी तो 12 और 11 23 होते हैं। और फीमेल में जो ओवम बने, एक ओवम में गए 12, दूसरे ओवम में भी कितने गए 12। तो फीमेल ग्रास हॉपर में ये दो ओवम बने जिनमें 12-12 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि मेल ग्रास हॉपर में जो स्पर्म बने उसमें एक में 12 है और एक में 11 है। बिलफर्स अगर ये वाला स्पर्म इसके साथ कंबाइन हो या ये वाला स्पर्म इसके साथ कंबाइन हो, दोनों सूरतों में जो औलादे पैदा हो रही हैं उनमें कितने क्रोमोसोम हैं 24। इसका मतलब है कि जिसमें 24 क्रोमोसोम होंगे वो कौन होगा, ये दोनों कौन होंगे। बेटे आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये दोनों कौन होंगे, इनका जेंडर क्या होगा, फीमेल। और अगर ये वाला स्पर्म चाहे इससे कंबाइन हो या ये वाला स्पर्म चाहे इससे कंबाइन हो, तो क्रोमोसोम कितने होंगे 23। इन दोनों का जेंडर क्या होगा, मेल। तो ये चीज डिटरमाइन कब हो रही है कि होने वाली औलाद ग्रास हॉपर में मेल होगी या फीमेल होगी, ऑन द काउंट ऑफ क्रोमोसोम। जितनी तादाद होगी क्रोमोसोम की उसकी बेसिस पे डिटरमाइन हो रहा है कि जो औलाद है वो मेल है या फीमेल है। अगर 23 क्रोमोसोम है तो वो मेल है, और अगर 24 क्रोमोसोम है तो वो फीमेल है। तो ग्रास हॉपर्स के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑन द काउंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि इंसानों में डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर किसकी बेस पे होता है, शेप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की बेस पे होता है। क्लियर हो गई बेटे ये बात। इस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। बस सही है बेटे, आज के लिए काफी इतना। कोई सवाल पूछना है। सही है बेटे, चलो अल्लाह हाफिज।